हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करने वाला हूं इवन एलिमिनेशन। देखो, इससे पहले मैंने बात की थी एलिमिनेशन रिएक्शन की, जिसके बारे में कुछ बेसिक बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसी रिएक्शन होती है, नेचर कैसा होता है रिएक्शन का, और इसके टाइप कितने होते हैं। दो टाइप की बात की थी, है ना। एक बात की थी अल्फा एलिमिनेशन, दूसरी बात की थी बीटा एलिमिनेशन, जिसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो देखो, बीटा एलिमिनेशन में दो टाइप होते हैं, E1 एंड E2। अच्छा, अल्फा एलिमिनेशन की बात मैंने लास्ट वीडियो में कर दी है, उसके बारे में बता दिया कि कैसे होता है अल्फा एलिमिनेशन, उसका मैकेनिज्म भी समझाया था। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं E1 एलिमिनेशन, जो कि किसका भाग है, बीटा एलिमिनेशन का। तो बीटा एलिमिनेशन दो प्रकार से होता है, E1 एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया, ये विलोपन हिंदी में अपन इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रिया कहते हैं ना। तो E1 विलोपन और E2 विलोपन, है ना, ध्यान रखना। तो विलोपन अभिक्रियाएं दो प्रकार की रहेगी, बीटा वाली E1 एंड E2। तो आज मैं बात करने वाला हूं E1 एलिमिनेशन। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है एलिमिनेशन, निकलेगा। देखो, हमने अल्फा एलिमिनेशन में क्या देखा था कि अल्फा कार्बन से ही एलिमिनेशन हो जाता है। कहां से एलिमिनेशन हो जाता है, अल्फा कार्बन से। जबकि बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, बीटा वाले पार्ट से एलिमिनेशन होगा, मतलब बीटा वाले पार्ट से कोई एटम या ग्रुप निकलेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, बीटा वाले पार्ट से, जैसे अल्फा से निकलेगा, बीटा से भी निकल जाएगा। अच्छा, अल्फा एलिमिनेशन में सिर्फ अल्फा से ही निकलता था, जैसे कि H और X निकल रहा था, तो दोनों ही कहां से निकल रहे थे, अल्फा पोजीशन से, अल्फा एलिमिनेशन में। जबकि बीटा एलिमिनेशन में हमारे पास में ये जो दो टाइप हैं, E1 एंड E2, दोनों में हमारे पास में अल्फा से भी निकलेगा और बीटा से भी निकलेगा, अल्फा से भी निकलेगा और बीटा से भी निकलेगा, दोनों से एलिमिनेशन होगा, दोनों से विलोपन होगा, है ना। बस फर्क क्या है कि इसका अलग नाम है E1 और E2, दोनों की अलग अलग टाइप है, दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है और दोनों पे अलग अलग पार्ट बनते हैं। तो देखो, जिसने लास्ट वीडियो SN1 और SN2 बहुत अच्छे से देखा हो, जिसने वीडियो देखा है SN1 SN2 का, उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो है SN1 रिएक्शन का E1। देखो कैसे होती रिएक्शन, जैसे मेरे पास में मैंने CH3 CH2 CH2, यहां पे मैंने जैसे कोई Br जोड़ दिया और ये CH3, है ना, कुछ इस तरह की कंडीशन है और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी। मुझे इसमें लेना है एक वीक बेस, जैसे कि मैं ले लेता हूं एथेनॉल, ले लिया मैंने वीक बेस, और उसको मुझे गर्म करना है, हीट करना है। हीटिंग जो होगी वो इसमें स्पेशल बात है। देखो SN1 में क्या था और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों चीजें एक ही है, दोनों में चीजें एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो इसमें स्पेशली ध्यान रखना है हमें, इसमें स्पेशली ध्यान रखना है हमें कि गर्म करना है। देखो SN1 में ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल मैकेनिज्म सेम रहेगा। जैसे देखो E1 में क्या क्या होंगे पॉइंट, स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में कार्बोकेटाइन का फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइंस बनेंगे। तो कार्बोकेटाइन बनेंगे तो रीअरेंजमेंट होगा, और रेट ऑफ द रिएक्शन जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो दो तीन चार चीजें हैं जो SN1 में होती थी वो इसमें भी होने वाली है, ध्यान रखना। दोनों में सेम रहेगी वो चीजें, बस फर्क इतना रहेगा कि वहां पे हमें हीटिंग नहीं करना होता है, यहां पे हम हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे एक वीक बेस की प्रेजेंट में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि वीक बेस की प्रेजेंट में इसको गर्म करेंगे, है ना, वीक बेस की प्रेजेंट में इसको गर्म करते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होता है। देखो सबसे पहले जैसे मैं इसको हीट करूंगा, ये वाला जो पार्ट है इसका Br वाला पार्ट, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो देखो क्या बना, CH3 CH2 CH, एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये हो गया, और ये CH3, इस पे लग गया प्लस, हो गया कार्बोकेटाइन, बन गया कार्बोकेटाइन। अब देखो कार्बोकेटाइन बन तो गया है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो इधर जाऊंगा, हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा, देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सारे शिफ्टिंग हो जाएगी, शिफ्टिंग पॉसिबल हो जाएगी। शिफ्टिंग वाला पार्ट मैंने समझाया, बहुत अच्छे से क्लियर किया है ना। लास्ट वीडियोस जो आप देखना उठाने, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन में देखना लास्ट वीडियोस में, तो शिफ्टिंग वाला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि कैसे शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग के थ्रू कैसे रिएक्शन होती है उसके बारे में बताया है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग बहुत काम आने वाली है, मतलब कि 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा। अगर मैं जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई मिथाइल ग्रुप होता तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होता और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता, है ना। अब सबसे बड़ी समस्या ये कि जब मैं इसको हीटअप कर दूंगा, है ना, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होगा, मेरा जो ये वीक बेस मैं ले रहा हूँ ये आने वाला है, यहाँ पे कौन आने वाला है, वीक बेस। ये मेरा पास में CH3 और ये
ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, C2H5OH। ये वीक बेस क्या होगा, इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये एक प्रकार से क्या करेगा, बेस की तरह वर्क करेगा, है ना, एक बेस की तरह वर्क करेगा। लोन पेयर है, लोन पेयर देने की कैपेसिटी है इसके पास में। तो ये इनिशियली क्या रहेगा, ये अपने पास में एक प्रकार से नेगेटिव लेके घूम रहा है, तो पॉजिटिव वाले पार्ट से अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो इससे H रिमूवल करवाएगा, H को क्या करेगा, यहाँ से हटवाएगा, H को यहाँ से हटवाने का काम कौन करेगा, ये करेगा, ये वाला। तो H निकलेगा यहाँ से, तो H, अब इसमें कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा हाइड्रोजन, कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, दो संभावनाएं बनेगी। देखो दो संभावनाएं बनने वाली है। या तो देखो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना, एसिडिक कौन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। देखो कार्बोकेटाइन के पास वाला जो कार्बन होता है उससे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकलता है, वहां तक बीटा तक पहुंचेगा नहीं। तो हाइड्रोजन निकलेगा यहां से या यहां से, अब यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलता है, देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर यहां से निकलता है तो देखो क्या बनता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो एक डबल बॉन्ड मेरा यहां बना है और एक मेरा सेंटर में बना है, तो अब कौन सा बनने वाला है मेजर और कौन सा बनेगा माइनर, इसके बारे में अंकल सेटजेफ, है ना, अंकल सेटजेफ, अंकल सेटजेफ जो अंकल थे उन्होंने क्लियर किया कि भाई वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। सेटजेफ का रूल भी यही है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखो आप, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये रहे, इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये रहे। डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के पास में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो ज्यादा बनने वाला है। मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो बनेगा जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, अनसैचुरेटेड जो कार्बन है दोनों, उनसे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, जैसे इससे ये जुड़ा हुआ, इससे ये जुड़ा हुआ, इस कार्बन से, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे ये इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से देखो एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। इधर बात करें तो देखो इधर एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथाइल ग्रुप, जबकि इधर मिथाइल मिथाइल दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप जुड़े होंगे इनसे, वो ज्यादा मेजर बनेगा, मोर बनेगा, ज्यादा बनेगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो मेजर प्रोडक्ट कौन, अच्छा वो तो चलो सेटजेफ ने कह दिया, बाकी एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमने हाइपर कंजुगेशन वाला जो वीडियो बनाया था उस पर आप लेक्चर देखना, हाइपर कंजुगेशन वाला, उसमें मैंने क्लियर किया है कि भाई देखो जितने ज्यादा एल्किन की स्टेबिलिटी की अपन ने बात की है, उसमें अच्छे से क्लियर किया है कि डबल बॉन्ड युक्त जो कार्बन होते हैं, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इनसे जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ये अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ओवरऑल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा यहां बात करूं, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसको अल्फा नहीं कहेंगे, इसको बीटा कार्बन के, तो बीटा से मतलब ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो हाइपर कंजुगेशन में भाग लेते हैं, मतलब रेजोनेंस में, रेजोनेंस नहीं कहेंगे, हाइपर कंजुगेशन में भाग लेंगे और हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा उसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। तो देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 2 ही इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 2 बनेगी, है ना, और यहाँ पे कितनी बन जाएगी, 6। जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी उसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पे 6 बनती है, ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। एक्चुअल में जो रूल है वो ये है। बाकी हमारे पास सेटजेफ अंकल ने तो क्या बोला था, उन्होंने सीधा ये बता दिया डायरेक्ट रटने के लिए कि आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखिए, उससे जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप कितने हैं, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब रीजन उनका रीजन भी बताना का रीजन यही था कि इसके कारण होती है, इसके कारण स्टेबिलिटी होती है। बाकी सेटजेफ ने डायरेक्ट बोल दिया कि जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे डबल बॉन्ड से वो ज्यादा स्टेबल। तो समझ में आया आपको, है ना, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो हम सेटजेफ को नहीं माने, हम तो इसको मानेंगे, है ना, कई बार गड़बड़ हो जाती है, पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। ओके, तो ये इस तरह से ये मेजर प्रोडक्ट होगा, लगभग बनेगा 81% और ये बनेगा 19% माइनर, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से सेटजेफ अंकल। अच्छा इसको हाफमान प्रोडक्ट बोलते हैं। जो माइनर बनता है उसे हम, ये जो दूसरा पार्ट है माइनर वाला, उसे हम कहेंगे हाफमान प्रोडक्ट। कई बार ये भी बनता है
वो कंडीशंस अप्लाइड होती है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कब हाफमान प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में इवन एलिमिनेशन का एक एग्जांपल हो गया। तो कार्बोकेटाइंस बनेगा, शिफ्टिंग होगी और डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो ध्यान रखना 2-3 स्टेप है इसके अंदर, रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी और पावर 1। तो इसकी मोलिक्युलरिटी बोलेंगे, मोलिक्युलरिटी नहीं बोलेंगे, ऑर्डर कहेंगे इसका। ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा 1। जैसे अपना SN1 में होता था वैसे ही E1 में ऑर्डर भी यही रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, रिएक्टेंट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो मतलब जितनी 1 पावर होती है वही हम ऑर्डर होती है, इसी को हम ऑर्डर मानते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम जाएं तो धीरे धीरे मैं अभी केमिकल काइनेटिक्स जो आपने फिजिकल वाला पार्ट है उसको भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो तो रिएक्टेंट की पावर 1 है, तो वह जितनी पावर लगी होती है वही उसका ऑर्डर होता है। तो कितने हो गए, ऑर्डर 1 हो गए, है ना, ऑर्डर हो जाएगी इसकी 1। तो ये भी SN1 में भी यही फॉलो होता था, कार्बोकेटाइन बनता था, रीअरेंजमेंट्स होते थे। बस फर्क इतना आ जाएगा कि यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ेगी, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, ये बता चुका हूँ पहले मैं, एंडोथर्मिक होगी। हीट बगैर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, हीट बगैर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। एक एग्जाम्पल उठाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं इवन एलिमिनेशन का, है ना, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीक बेस लेना जरूरी है। वीक बेस में कोई भी हो सकता है हमारे पास में। तो ऐसा वीक बेस होगा जो बहुत कम रिएक्टिव हो, जैसे एथेनॉल बहुत ज़्यादा वीक होता है, मतलब कम रिएक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा वीक बेस हमें लेना पड़ेगा। वीक बेस लेने का कारण क्या है, वीक बेस लेने का कारण समझ में आया कुछ, वो लास्ट में एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है, मतलब H निकालने में हेल्प करता है। कार्बोकेटाइन से जो बनता है ना, देखो अभी एक बताता हूँ, एक बार और क्लियर कर देता हूँ उसको। एक एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH3 ओके, और CH3 नहीं कहेंगे, CH2 और CH3, और यहाँ पे जुड़ा होगा हमारा Br जुड़ा हुआ है। गर्म कर रहे हैं इसको एथेनॉल की प्रेजेंट में। एथेनॉल ले लेते हैं, कोई वीक बेस कोई भी हो सकता है, कोई भी वीक बेस ले सकते हैं आप, जो बहुत कम रिएक्टिव हो, रिएक्टिविटी उसकी बहुत कम हो, वो वाला बेस लेंगे। सबसे पहले इनिशियल स्टेप में क्या होगा, Br निकलेगा। Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH और ये CH3, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन बन गया। देखो अब कार्बोकेटाइन क्योंकि ये 2 डिग्री है और इसके पास संभावना है 3 डिग्री बनने की, ये 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की संभावना है। तो ये क्या होगा, शिफ्टिंग होगी यहाँ पे। अब भाई शिफ्टिंग किसकी होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शिफ्टिंग किसकी होगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन की स्टाइल बना लेता हूँ मैं थोड़ी सी, ये हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन मेरे पास में इस तरह से। तो हाइड्राइड, क्यों, देखो अब मेरे पास 2 चांसेस हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट हो या मिथाइल शिफ्ट हो। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ये हैवी होता है। क्या होता है, हैवी होता है, और ये हल्का होता है, ये थोड़ा हल्का होता है, तो ये जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, देखो मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, माफ कीजिएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो CH3 ये CH3 बेचारा अपनी जगह रहेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा क्योंकि H यहाँ पे आ गया, ये लो ऐसे लिख लेते हैं इसको, और ये CH3 हो गया हाइड्राइड शिफ्ट, ये बन गया कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो गया। तो रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पे हमारा, क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा वही एज इट इज 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। थोड़ा रिएक्शन उल्टी चला रहा हूँ, होता नहीं है ऐसा, लेकिन अब स्पेस की कमी के कारण मैं इधर ले रहा हूँ। तो देखो ये वाला अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, एक ही बात है। देखो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, एक ही बात है, यहाँ से निकले या चाहे यहाँ से निकले। यहाँ से निकले तो अलग बात, देखो यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, एक ही बात है ना। तो अब या तो यहाँ से निकलेगा तो अलग बात है। तो अब हाइड्रोजन कहाँ से निकला, अब हाइड्रोजन को निकालने के लिए कौन आएगा, ये वीक बेस आ जाएगा। जैसे इसके ये एथेनॉल जैसा वीक बेस आ गया, ये वीक बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एसिडिक करने में हेल्प करेगा। मतलब हाइड्रोजन को क्या करेगा, एसिडिक करेगा, H को निकालने में हेल्प करता है। ये इस वीक बेस का यही यूज है, यहाँ पे H रिमूवल में काम आता है, H के रिमूवल में काम आता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, H रिमूवल में काम आ जाएगा। तो यहाँ से H निकलवाएगा तो देखो 2 कंडीशन बन जाएगी, एक तो CH3 सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2, यहाँ नहीं लगाते हैं, चलो यहाँ भी ले लेते हैं, एक बार काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं CH2 और CH2 और CH3, ये बन गया। एक 3 प्रोडक्ट बनाता हूँ, देखो इसके यहाँ भी डबल बॉन्ड लेते हैं अपन। CH2 मैंने बोला था ना, इसकी एक ही बात है, तो उसको बना के देखते हैं होता है एक बात ही नहीं होती है। CH3 CH2 CH3, और एक मैं यहाँ से H निकालता हूँ तो देखो क्या बनता है, CH3 और ये आ जाएगा मेरे पास में CH3, यहाँ पे
CH, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा CH। देखो यहाँ से H जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप खुद ही नोट करो इसमें कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो सेज प्रोडक्ट होगा और वही प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या बात हो जाएगी। देखो डबल बॉन्ड ये रहा, अब हम देखेंगे कैसे इन दोनों कार्बन को देखेंगे डबल बॉन्ड इनके बीच में। तो देखो 3 इधर है 2 इधर है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन देखना है हमें सेज के अकॉर्डिंग, है ना, सेज के अकॉर्डिंग अल्फा हाइड्रोजन देखना हमें। और वैसे भी हम अल्फा हाइड्रोजन से ही देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन में हमने स्टेबिलिटी चेक की है। 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो इन दोनों को छुपा लो, इन दोनों ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन है ना, देखो यहाँ पे जुड़े 3 हाइड्रोजन, यहाँ जुड़े 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए जितने भी एल्किल ग्रुप हैं उनसे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड इधर तो कोई जुड़ा नहीं है, इधर ही दोनों जुड़े हुए हैं, तो 3 और 2 5 हो गए, ये 3 है। और इधर बात करूँ, देखो ये दोनों हो जाएंगे मेन कार्बन डबल बॉन्ड वाले। अब देखो 3 6 3 3 9, अरे वाह 9 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। और इन दोनों को बनाओ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक बन जाएगा। तो ये इनमें से कोई भी बनेगा वो कैसा बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनने वाला है ना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वगैरह वो भी इसी तरह से होता है, इसी प्रोसेस से होता है, इवन एलिमिनेशन से होता है। तो एज इट इज कंडीशन रहेगी, ध्यान रखने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एलिमिनेशन वाला मैटर समझ में आया होगा आपको, इवन एलिमिनेशन वाला पार्ट। इसमें कार्बो देखो 2-3 बातें याद रखना, रिवाइज करना। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास में वीक बेस लेना है, गर्म करना है ना, गर्म करेंगे वीक बेस लेंगे। और कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है हमारा, है ना, एल्किल हैलाइड जो कोई भी हो सकता है। तो कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होगा। अच्छा मेजरली ये किस में मिलेगी आपको रिएक्शन? ये रिएक्शन कहाँ मिलेगी आपको? हेलो एल्केन्स में मिल जाएगी, मैंने पहले बताया था ये आपको, हेलो एल्केन्स, है ना, हेलो एल्केन्स में आपको ये देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन वाला पार्ट, अब इसमें SN1 में दोनों कंपेयर करके बताऊंगा दोनों में किसका कब होता है। जैसे मैं SN1 की बात करूँ तो SN1 कब होती है? SN1 जब होती है जब या तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। अच्छा SN1, इनमें SN1 भी तो हो सकती है, देखो कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब जैसे इसमें Br निकला, वापस अटैक भी तो कर सकता है इसके ऊपर, ये Br माइनस के रूप में निकलेगा, इस पर अटैक भी तो कर सकता है, लेकिन अटैक नहीं कर पाता ये, क्योंकि हमारे पास में ये वीक बेस ले रखा है, वो इसको रोकता है अटैक करने से, क्योंकि ये पहुंच जाता है और इसको अटैक नहीं करने देता Br को। तो Br वाले को घेर देता है ये जो होता है, जैसे हम ले रहे हैं ना इसको, तो ये क्या करेगा, इसको घेर देगा, तो इसको अटैक नहीं करने देगा। तो SN1 में क्या देखते हैं, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। एलिमिनेशन कब होगा? न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। अगर ये बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियोफाइल हो जाए, न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा हो जाए, ये अगर मैं न्यूक्लियोफाइल लूंगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जब H निकालेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो बेस है ये ज्यादा स्टेरिक हो जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आ जाए, तो फिर वापस ये Br अटैक कर जाएगा वहां पे। तो ध्यान रखना, हमारे पास में जब ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है, न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो SN1 रिएक्शन होगी, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगी हमारे पास में, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। SN2 में भी दोनों कंडीशन है, डिपेंड करेगा हमारे पास में कि हमने बेस कैसा लिया है और न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है ना, न्यूक्लियोफाइल कैसा है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा, जब H निकल जाएगा इसमें से तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा, तो डिपेंड करेगा इस पर। अच्छा अगर मेरे पास में ये एल्किल हैलाइड है जो कम स्टेरिक हिंड्रेंस में, देखो ये एल्किल हैलाइड देखो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, बड़ा एल्किल हैलाइड है ना, छोटा एल्किल हैलाइड लूंगा तो वो फिक्स है कि SN2 से ही होगा, वो फिक्स है SN2 से ही होगा, एलिमिनेशन उसमें नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना। हाँ अगर ये कंडीशन में लेता हूँ, गर्म कर देता हूँ, तो फिर केस हमारा एलिमिनेशन वाला हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, दोनों में कंपैरिजन होता है कई बार, तो ये क्लियर हो जाएगा इस तरह से। तो ध्यान रखना, हमारे पास में सेजे प्रोडक्ट कब बनेगा, जब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो सेजे प्रोडक्ट होगा, बाकी हाफमान प्रोडक्ट बनने वाला है। एलिमिनेशन रिएक्शन इस तरह से इवन एलिमिनेशन कंप्लीट होती है ना। इसमें और मेजर बात ध्यान रखना, SN1 में जो पड़ा है वही होगा डिट्टो, बस फर्क इतना होने वाला है कि यहाँ पे हम गर्म करेंगे और वीक बेस लेंगे। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।